हमारे साथ यूनिट नंबर 1 है नर्सिंग थ्योरी की इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरीज। जैसे कि आपको पता है कि इसके हमने पार्ट 1 में जो है इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी तक इसको हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने थ्योरी की जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से बातें की थी। ठीक है, आज के लेक्चर की शुरुआत हम पर्पस ऑफ थ्योरी इन अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन में हम थ्योरी को किस मकसद के लिए जो है स्टडी करते हैं, तो इसके हवाले से आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो पर्पस ऑफ थ्योरी इन प्रोफेशनल डिसिप्लिन, हमारे साथ जितने भी प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, तो इसमें थ्योरी की क्या अहमियत होती है, थ्योरी को हम क्यों स्टडी करते हैं, किस मकसद के लिए स्टडी करते हैं, तो इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हवाले से अगर मैं आपको जनरली बताऊं, तो थ्योरी जो है ये असल में आपके पास एक गाइडलाइन के तौर पर काम करती है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में जो है इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ उसमें जो है मुख्तलिफ चीज़ों फिनोमिना के हवाले से इंफॉर्मेशन उसमें जो है आपको दी गई होती है, और आपको जो है मुख्तलिफ इवेंट मुख्तलिफ फिनोमिना के हवाले से वो क्या करती है, आपको गाइडेंस देती है। तो थ्योरी का अगर मैं यहाँ पर आपको एक मकसद बताऊँ, तो वो ये होता है थ्योरी को स्टडी करने का कि थ्योरी जो है ये हमें एक गाइडेंस के तौर पर जो है एक रोल प्ले करती है, जो कि हमें मुकम्मल तौर पर गाइडेंस देती है किसी भी किस्म के इवेंट के हवाले से, प्रोसेस के हवाले से, फिनोमिना के हवाले से। सो इसी तरह से अगर हम इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस पर अमल करते हैं और अपने जितने भी प्रोसेस है उसको जो है स्टेप बाय स्टेप इन्हीं थ्योरी के गाइडलाइंस के मुताबिक करते हैं, तो हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो फिर आसानी से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं और अचीव हो जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी का एक बुनियादी मकसद ये होता है थ्योरी को स्टडी करने का, कि ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसी भी इवेंट को सर अंजाम देने के लिए या किसी भी इवेंट के हवाले से। यहाँ पर आपको जो पर्पसेस दिए गए हैं, इसमें पहले नंबर पर आपको बताया जा रहा है, कहते हैं कि नर्सिंग थ्योरीज एड्रेस द फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट टू नर्सिंग ह्यूमन बीइंग हेल्थ एंड केयरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्स पर्सन रिलेशनशिप। यहाँ पर चूंकि हम नर्सिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, हम एज अ नर्सिंग जो है हमारा प्रोफेशन है, तो हम यहाँ पर जो है नर्सिंग को ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। नर्सिंग थ्योरी जो है इसका एक बुनियादी रोल ये होता है कि ये हमें नर्सिंग के हवाले से क्या करती है, हमें एड्रेस करती है, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह से नर्सिंग में हमारे साथ जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग से मुराद हमारे साथ हेल्थ केयर टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं वो भी आ जाते हैं, उनकी जो हेल्थ होती है, ठीक है, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, और इसके साथ साथ जो पेशेंट होते हैं वो, ठीक है, इसके साथ साथ केयरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्स पर्सन रिलेशनशिप या नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। और इसके साथ साथ जो है ये हमें एक मुकम्मल गाइडेंस देती है कि किस तरह से नर्सेज जो है अपने पेशेंट्स के साथ एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप कायम करके उनसे अपने जो गोल्स है वो अचीव करवा सकते हैं। तो थ्योरी को स्टडी करने का एक बुनियादी मकसद ये भी होता है कि ये हमें उन तमाम फिनोमिना के हवाले से क्या करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए हम अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पेशेंट के जो नीड्स होते हैं उन नीड्स को किस तरह से हमने पूरा करना है उसके हवाले से हमें मुकम्मल गाइडेंस देती है। इसके साथ साथ किस तरह से हम अपने पेशेंट के साथ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को कायम कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से थ्योरी जो है ये हमें क्या करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। Theories are patron that guide the thinking about being and doing of nursing। ठीक है, theories ये ऐसे पैटर्न होते हैं, ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि हमें सोचने के बारे में बताती है कि एज अ नर्स हमें किस तरह से जो है अपनी थिंकिंग जो है वो रखनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसी तरह से किस तरह से हम अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से थ्योरी हमें क्या करती है, हमें गाइडेंस गाइडेंस जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मजीद देखें तो थ्योरी प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स
फॉर मेकिंग सेंस ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ रियलिटी फॉर बोथ प्रैक्टिस एंड रिसर्च। इसी तरह से थीरीज जो है ये हमें स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि अगर हम एक नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस नर्सिंग प्रैक्टिस को हम बेहतर तरीके से किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके हवाले से हमें एक मुकम्मल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। इसी तरह से अगर हम नर्सिंग में कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, नर्सिंग फील्ड में किसी चीज़ पर हम रिसर्च करते हैं तो हम अपनी रिसर्च को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे उसको जो है इफेक्टिव रिसर्च बना सकते हैं, तो इसके हवाले से थीरीज हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग थीरीज प्रोवाइड कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन, दे डिफाइन द प्लेस ऑफ नर्सिंग इन हेल्थ केयर। ठीक है, नर्सिंग थीरीज जो है ये असल में हमें नर्सिंग इन हेल्थ केयर में हमारे साथ जितनी भी नर्सिंग हम करते हैं, ठीक है, तो उसके हवाले से हमें एक प्रॉपर कंसेप्ट प्रोवाइड करती है। कंसेप्ट से मुराद ये है कि हमें प्रॉपर डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए नर्सिंग को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ हमें डिज़ाइंस प्रोवाइड करती है। डिज़ाइन से मुराद हमें जो है मुख्तलिफ मॉडल्स प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस होती है, जितने भी नर्सिंग प्रोसेसेस होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये नर्सिंग थ्योरी के क्या है, पर्पसेस है। ठीक है, इसी तरह से द प्राइमरी पर्पस ऑफ नर्सिंग थ्योरी इज टू फर्दर द डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग थ्योरी को स्टडी करने का या इसको डेवलप करने का दूसरा बुनियादी मकसद यही होता है कि हम अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है इसमें हम मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट लाए और इसके साथ साथ इसमें हम मज़ीद जो है डेवलपमेंट लाए और इसको हम मज़ीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। तो इन मकासद के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग थ्योरीज डेवलप करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, nursing theory offer opportunities for successful collaboration with colleagues from other disciplines and provide definition for nursing overall contribution to health care। नर्सिंग थ्योरी हमें इस बारे में बताती है कि किस तरह से दूसरे हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ मिलकर हम अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से हम उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके साथ एज अ टीम मेंबर जो है उनके साथ जो है काम करके अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको हम किस तरह से इफेक्टिवली अपने पेशेंट तक जो है इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो इसके हवाले से भी नर्सिंग थ्योरी हमें क्या करती है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके पास अब आ गए हैं एमसीक्यूज में। इससे एग्जाम में इससे एमसीक्यूज ऑलरेडी पहले भी आए हुए थे और आपके एग्जाम में भी इससे एमसीक्यूज आएंगे। तो इसको जो है गौर से सुने। ये असल में नर्सिंग थ्योरी के जो शुरुआत की टाइम थी, जो शुरुआत का ज़माना था, जब नर्सिंग थ्योरी जो है इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, नर्सिंग के हवाले से इतने ज़्यादा थ्योरी जो है अभी वो मौजूद नहीं थे। तो नर्सिंग थ्योरी के हवाले से जो है मुख्तलिफ जो स्टेजेस है, मुख्तलिफ उसका जो टाइम पीरियड थे, ठीक है, तो उसके हवाले से आपको यहाँ पर अब बताया जाएगा। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरीज। नर्सिंग थ्योरीज की जो जब डेवलपमेंट हो रही थी तो नर्सिंग थ्योरी जो है मुख्तलिफ स्टेजेस से जो है गुजर रही थी। तो उन मुख्तलिफ स्टेजेस के हवाले से अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली जो स्टेज है हमारे साथ नर्सिंग थ्योरी की डेवलपमेंट की, उसको हम क्या कहते हैं, साइलेंट नॉलेज स्टेज। साइलेंट नॉलेज स्टेज असल में जनरली अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये नर्सिंग थ्योरी की वो स्टेज थी जिसमें मेडिकल प्रैक्टिस के हवाले से किसी किस्म की नॉलेज जो है लोगों के पास मौजूद नहीं थी। ठीक है, लोगों को कुछ भी पता नहीं हुआ करता था कि वो जो कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ, वो पेशेंट्स को जो दवाइयाँ दे रहे हैं तो उन दवाइयों के क्या असरात होंगे पेशेंट पर। ठीक है, आया उन दवाइयों से पेशेंट के जो नीड्स है वो पूरे होंगे या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से उस टाइम के जो नर्सेस थे, ठीक है, उनको पता नहीं था। ठीक है,
तो साइलेंट नॉलेज स्टेज ये असल में हमारे साथ वो स्टेज है नर्सिंग थ्योरी की डेवलपमेंट की, जहाँ पर जितनी भी मेडिकल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी तो उसके बारे में किसी को भी कोई बैकग्राउंड नॉलेज उनके पास मौजूद नहीं हुआ करती थी। उनको कुछ भी पता नहीं होता था कि हम अपने पेशेंट के साथ जो कर रहे हैं आया ये ठीक है या नहीं, आया अगर हम ये कर लेते हैं तो इससे हमारे पेशेंट की सेहत पर जो है अच्छे असरात मुरतब होंगे या बुरी। इन चीज़ों को जो है वो लोग नहीं देखा करते थे, बल्कि वो सिर्फ पेशेंट पर जो है प्रैक्टिस करते थे, उनको जो है मुख्तलिफ उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे और उसके नताज का उनको कुछ कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ करता था। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? इस स्टेज को कहते हैं साइलेंट नॉलेज स्टेज, जहाँ पर नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा कम थी। ब्लाइंड ओबीडियंस टू मेडिकल प्रैक्टिस, ब्लाइंड ओबीडियंस टू मेडिकल प्रैक्टिस से मुराद ये है कि जितनी भी मेडिकल प्रैक्टिस हुआ करती थी इस स्टेज में, तो उन प्रैक्टिसेस के पीछे किसी किस्म की बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लिटिल अटेम्प्ट टू डेवलप थ्योरी। इसी तरह से ये वो स्टेज था, ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पर नर्सिस के जो बड़े लोग हुआ करते थे, मतलब नर्सिंग को जो थोड़े बहुत अंडरस्टैंड करने वाले लोग थे, तो उन्होंने नर्सिंग थ्योरी के लिए किसी किस्म की जो कोशिश है वो नहीं की थी और बहुत ज़्यादा कम कोशिशें जो है इस स्टेज में की गई थी। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान रिसर्च वाज लिमिटेड टू कलेक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। इसी तरह से एपिडेमियोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए रिसर्चेस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुए थे, बहुत ज़्यादा कम मिकदार में जो है उस टाइम पीरियड में हुए थे। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से मुराद ये है कि पॉपुलेशन के हवाले से डेटा गैदर करना कि हमारे साथ जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसमें कितने लोग जो है सेहतमंद है, कितने लोग जो है बीमार है, कितने लोगों को कौन सी बीमारी लगी हुई है, कितने लोग जो है उन बीमारियों से जो है वो सेफ है, वो जो है महफूज है। तो इस तरह की डेटा के हवाले से रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड उस टाइम में हुआ करती थी। Unfortunately, बदकिस्मती से with a few exception, this model of nursing education persisted for more than 8 years। और ये जो टाइम पीरियड था, ये जो स्टेज था, ये 80 साल से ज़्यादा अरसे के लिए रहा। मतलब 80 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लोगों को जो नर्सिंग केयर दी जाती थी, तो वो ऐसी केयर होती थी कि लोग जो है ब्लाइंडली उस पर प्रैक्टिस करते थे और ब्लाइंडली जो है उस पर जो है लोग इन्हिसार करते थे। ना ही नर्सिंग केयर देने वाले को पता होता था कि हम जो केयर दे रहे हैं अपने पेशेंट को, आया इससे हमारे पेशेंट को कोई फाका होगी या नहीं, और ना ही उन पेशेंट को पता था कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है आया ये ठीक है या नहीं। तो ये टाइम पीरियड जो था ये 80 साल से ज़्यादा अरसे के लिए जो है बदकिस्मती से रहा और लोगों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है बगैर किसी नॉलेज के वो हुआ करती थी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मजीद देखें, सिंस द अर्ली 1950s many nursing theories has been systematically developed to describe, explain and predict the phenomena of concern to nursing। ठीक है, इसके अलावा 1950s के शुरुआत में बहुत सारे नर्सिंग थीरीज जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो डेवलप हो चुके थे नर्सिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, नर्सिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, और जो नर्सिंग प्रोसेसेस है उसको हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा थीरीज जो है 1950s के शुरुआत में जो है वो क्या किए गए थे, वो डेवलप हो चुके थे। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेज आता है, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इस स्टेज को हम रिसीव नॉलेज स्टेज कहते हैं। ठीक है, रिसीव नॉलेज स्टेज आप इस नाम से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये असल में नर्सिंग थीरीज की वो स्टेज थी जिसमें नर्सिंग के हवाले से लोगों ने जो है इंफॉर्मेशन हासिल करना जो है वो शुरू कर दिया था। लोगों ने जो है छानबीन करना, लोगों ने जो है रिसर्च करना नर्सिंग के हवाले से वो शुरू कर दी थी। तो इसमें लोग जो थे नर्सिंग को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने लगे थे और नर्सिंग के हवाले से लोग जो है अपनी अपनी कोशिशें जो है वो करने लगे थे। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? रिसीव नॉलेज स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसमें जो लर्निंग हुआ करती थी तो वो कैसे हुआ करती थी?
लर्निंग टू लिसनिंग टू अदर्स, ठीक है। लोगों को जो है लिखाकर उनको समझाया नहीं जाता था, बल्कि जो नर्सिस हुआ करते थे तो उनके साथ जो दूसरे लोग सीखने के लिए आते थे तो उनको जो है वर्बली सिखाया जाता था। नर्सिस जो है उनको वर्बली क्या करते थे, सिखाते थे कि किस काम को किस तरह से करना है। उनको जो है बाय रिटन समझाया नहीं जाता था, सिखाया नहीं जाता था, बल्कि वो जो है एक दूसरे को सुनकर जनरेशन टू जनरेशन अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको क्या करते थे, एक नस्ल से दूसरे नस्ल को मुंतकिल करते थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड इट इम्पैक्ट ऑन नर्सिंग। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, जब सेकेंड जंग अजीम हुई, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, इंजर्ड लोग जो है हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से नर्सिंग केयर की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत जो है पड़ गई थी। तो इस वजह से फिर इक़दामात उठाए गए कि किस तरह से हम बेहतर तरीके से इन इंजर्ड लोगों को, ज़ख्मी लोगों को जो है नर्सिंग केयर दे सकते हैं, और इनके जो ज़ख्म हैं, इनकी जो इंजरीज है, इसको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हील अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी नर्सिंग पर बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ा था। इसके अलावा थ्योरी वर बोरोड फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नर्सिंग के शुरुआत में थीरीज जो है वो इतने ज़्यादा तादाद में नहीं थी जिसके ज़रिए जो है नर्सिंग प्रैक्टिसेस को क्या करे, बेहतर बनाया जाए। तो इसके लिए नर्सिंग प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे जितने भी फील्ड है, उसके जो थीरीज थे तो वो थीरीज जो है ली गई, और उससे कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट जो है उसको लेकर नर्सिंग प्रैक्टिस में उसको जो है फॉलो करना शुरू किया गया, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे डिसिप्लिन, दूसरे डिपार्टमेंट्स के, दूसरे फील्ड्स के जो थीरीज थे तो उसको जो है नर्सिंग प्रैक्टिसेस में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया था। नॉन नर्सिंग डॉक्टर डिग्रीज बाय नर्सिस। इसी तरह से जो नर्सेस थे तो उनके पास किसी किस्म की डिग्री जो है वो नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इसके साथ साथ रिलायंस ऑन साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके अलावा जो नर्सिंग देने वाले लोग थे तो उसमें ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। एजुकेशनिस्ट हुआ करते थे, मतलब जो टीचर्स वगैरह होते हैं, सोशलिस्ट हुआ करते थे, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करते थे। तो ये लोग जो है मतलब अनप्रोफेशनल लोग जो थे, नर्सिंग प्रोफेशनल से रिलेटेड लोग जो है वो नर्सिंग नहीं देते थे, बल्कि दूसरे प्रोफेशन से रिलेटेड लोग जो है वो नर्सिंग केयर देने लगे थे। कौन से स्टेज में, रिसीव नॉलेज स्टेज में, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? अच्छा जी। फिर इसके बाद हमारे साथ तीसरा स्टेज आता है सब्जेक्टिव नॉलेज स्टेज। सब्जेक्टिव नॉलेज स्टेज से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अथॉरिटी वाज इंटरनलाइज टू रेज अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ। सब्जेक्टिव नॉलेज स्टेज ये असल में हमारे साथ वो स्टेज था जिसमें जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन जो है बनाए गए, मुख्तलिफ जो है इंस्टीट्यूट बनाए गए, जहाँ पर जो नर्सेस थे उनको जो है बताया जाता था कि वो अपने आप को जो है अंडरस्टैंड करे कि वो जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो जो है अपने आप को जो है अंडरस्टैंड करे, पहले वो अपने आप से जो है अवेयर हो जाए कि वो जो केयर दे रहे हैं अपने पेशेंट को, तो आया वो सही है या सही नहीं है, ठीक है। तो वो जो है अपने आप से क्या करे, सबसे पहले वो अपने आप को सेल्फ अवेयर करे, मतलब अपने आप से जो है बाखबर हो जाए, ठीक है, कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। A negative attitude toward borrowed theories and science emerges। इसी तरह से जो नर्सिस थे तो उन्होंने जो है जो दूसरे डिपार्टमेंट से उन्होंने जो थीरीज ली थी, जो प्रिंसिपल उन्होंने जो है उसको फॉलो किए हुए थे, तो इसके हवाले से नर्सिस ने जो है मज़ाहमत शुरू कर दी। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर जो दूसरे एक्सपीरियंस लोग थे, नर्सिस थे, ठीक है, तो उनको सोच आ गई कि अब हमें चाहिए कि हम अपने नर्सिंग के लिए प्रॉपर नर्सिंग से रिलेटेड थीरीज जो है वो डेवलप करें, जिसमें नर्सिंग के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद हो, नर्सिंग प्रैक्टिसेस के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल मौजूद हो। तो यहाँ से नर्सिंग थीरीज की शुरुआत होती है, ठीक है। नर्सिंग या नर्स स्कॉलर्स फोकस ऑन डिफाइनिंग नर्सिंग एंड डेवलपिंग
नर्सिंग थ्योरीज। इसमें ये इस स्टेज में हमारे साथ जो नर्स स्कॉलर से मुराद जो एक्सपीरियंस नर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने नर्सिंग की वजाहत करना शुरू कर दी थी कि मतलब नर्सिंग के हवाले से लोगों में जो है शऊर पैदा करना शुरू किया, और इसके साथ साथ नर्सिंग थ्योरी जो है उस पर उन्होंने जो है काम शुरू किया, ताकि जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको हम क्या करें, उसको हम बेहतर से बेहतर बना सकें। Nursing research focus on nurses rather than patient and clinical practice। इस स्टेज में हमारे साथ जितने भी नर्सिंग रिसर्चर थे, तो उन्होंने जो है पेशेंट और क्लिनिकल प्रैक्टिस के बजाय नर्सिस पर जो है फोकस दिया, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले नर्सिस पर फोकस दिया और नर्सिस को जो है इम्पोर्टेंस दी कि सबसे पहले नर्सिस को जो है हमने क्या करना है, ठीक करना है। नर्सिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे हमने अपने नर्सिस को जो है आगाह करना है, किस तरह से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो अ, अ, पूरा कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से जो है नर्सिंग रिसर्चर ने जो है काम शुरू किया, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो फोर्थ स्टेज आता है, इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज स्टेज कहते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज स्टेज में क्या था, इंक्लूड बोथ सेपरेट एंड कनेक्टेड नॉलेज। इसमें क्या था, इसमें नर्सिंग के हवाले से जो है वो नॉलेज भी जो है हासिल होता रहा, ठीक है, और नर्सिंग से जो है थोड़ा सा हटकर जो है नॉलेज भी जो है वो हासिल होता रहा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अप्रोचेस टू थ्योरी डेवलपमेंट। प्रोसीजरल नॉलेज स्टेज में क्या हुआ, प्रोसीजरल नॉलेज स्टेज में मुसलसल जो है नर्सिंग थ्योरी के डेवलपमेंट के हवाले से जो है कोशिशें होती रही, ठीक है, और नर्सिंग थ्योरी जो है वो डेवलप होती रही। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इन प्रैक्टिस वाज अंडर एम्फसाइज, ठीक है। इस स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में ये हुआ था कि जितनी भी थ्योरीज डेवलप हो चुके थे, तो उन थ्योरीज को प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं, उन थ्योरीज पर अमल हम कैसे कर सकते हैं, तो उन थ्योरीज को जो है प्रैक्टिकल बनाने के लिए उस पर जोर दिया गया, और जितने भी नर्सेज थे तो उन नर्सेज को जो है उन थ्योरीज के हवाले से जो है उनको गाइडलाइंस दी गई, उन थ्योरीज के हवाले से उनको आगाह किया गया, और इसी तरह से उन थ्योरीज को फॉलो करने के लिए उनको क्या किया गया, उन पर जो है जोर दिया गया, ठीक है। एम्फोसिस वाज ऑन प्रोसीजर टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है। और इसी तरह से लोगों को जो है मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस करवा के नर्सिंग प्रैक्टिसेस करवा के उनकी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव बनाना शुरू किया गया था। कौन से स्टेज में, प्रोसीजरल नॉलेज स्टेज में, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस उनको जो है मुख्तलिफ स्किल्स उनसे करवा कर उन स्किल्स के हवाले से उनको जो है नॉलेज दी जाती थी, उन स्किल्स के हवाले से उनको जो है इंफॉर्मेशन दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से उनके स्किल्स जो है वो भी सीखते रहे वो नर्सेज, ठीक है, और इसके साथ साथ नॉलेज जो है वो भी हासिल करते रहे। इसके बाद हमारे साथ जो फिफ्थ स्टेज आता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कंस्ट्रक्टेड नॉलेज स्टेज कहते हैं। कंस्ट्रक्टेड नॉलेज स्टेज में क्या था, कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के नॉलेज जो है उसको जो है कंबाइन करके उसको नर्सिस के साथ जो है डिस्कस किया जाता था, और नर्सिस को जो है उन नॉलेज के हवाले से जो है अपडेट किया जाता था, ठीक है, ताकि नर्सिस के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आए और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो है उनके पास नॉलेज मौजूद हो। फोकस दैट नर्सिंग नॉलेज बी बेस्ड ऑन पीरियड एम्पेरिकल, ठीक है। और इसी तरह से इस बात पर जो है स्टेज में फोकस दिया गया था कि इससे पहले कि नर्सेज जो है कोई काम करे, उनके पास उन चीज़ों के हवाले से, उन प्रैक्टिसेस के हवाले से नॉलेज जो है होनी ज़रूरी है। सो कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले उनके पास उन प्रैक्टिसेस के हवाले से नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था, और इसी वजह से उनको जो है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से उनको जो है इंफॉर्मेशन दी जाती थी, उनको जो है मुख्तलिफ थियोरेटिकल लिटरेचर जो है वो पढ़ाए जाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ क्लाइंट रिपोर्ट ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस के दौरान पेशेंट ने किस तरह से एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, पेशेंट ने किस तरह से जो है क्लिनिकल टाइम को जो है वो एक्सपीरियंस किया है, तो इसके हवाले से रिपोर्ट जो है वो नर्सिस को जो है बताए जाते थे, ताकि नर्सिस को पता चले कि ड्यूरिंग
क्लिनिकल के दौरान पेशेंट को कौन से मसाइल जो है वो दरपेश आते हैं, कौन से मसाइल से जो है वो दो चार होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से नर्सिस को आगाह रखा जाता था। नर्सिस स्कॉलर्स इंसाइट और रिलेटेड नॉलेज अबाउट फिनोमिना ऑफ नर्सिंग, ठीक है। और इसी तरह से नर्सिस स्कॉलर जो थे वो नर्सिंग फिनोमिना के हवाले से जो है क्या करते थे, नॉलेज गेन करते थे और नर्सिंग फिनोमिना, नर्सिंग जो प्रोसेस है इसको प्रॉपर डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहे कंस्ट्रक्टेड नर्स नॉलेज स्टेज में, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो सिक्स स्टेज आता है इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड नॉलेज स्टेज। इंटीग्रेटेड नॉलेज स्टेज क्या है, इसमें क्या आता है, एसिमिलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस फ्रॉम नर्सिंग एंड अदर हेल्थ केयर डिसिप्लिन। नर्सिंग और दूसरे हेल्थ केयर डिसिप्लिन से जो है उससे नॉलेज लिया जाता था और इसके साथ साथ उसको जो है एसिमिलेट किया जाता था। एसिमिलेट से मुराद ये है कि उसको जो है कंबाइन किया जाता था और उस पर प्रैक्टिस जो है वो नर्सेज से करवाए जाते थे। और दूसरे हेल्थ केयर डिसिप्लिन के जो लोग हैं, दूसरे हेल्थ केयर डिसिप्लिन से मुराद ये है कि हमारे साथ जो टेक्नीशियन होते हैं, जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, इसी तरह से जो मुख्तलिफ रेडियो मतलब क्या कहते हैं, एक्सरे वगैरह या अल्ट्रासाउंड वगैरह से जो ताल्लुक़ रखने वाले हेल्थ केयर डिसिप्लिन है, ठीक है। तो उनको जो है फिर उस पर प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया जाता था, एम्फसाइज किया जाता था। नर्सिंग थ्योरीज वर इंक्रीजिंगली इंटीग्रेट information from published literature with enhanced emphasis on clinical application एज सिचुएशन स्पेसिफिक और प्रैक्टिस थीरीज एंड मिडल रेंज थीरीज, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी नर्सिंग थीरीज डेवलप होते रहे उन्हीं थीरीज को जो है नर्सिंग प्रैक्टिस में जो है लाता गया और उन्हीं थीरीज पर जो है वो प्रैक्टिस जो है होती रही। और इस तरह से नर्सिंग प्रोसेस जो है, नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो दिन बाय दिन जो है वो क्या होती रही, इम्प्रूव होती रही, उसमें बेहतरी जो है वो आती रही, ठीक है। तो ये सिक्स इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं हमारे साथ नर्सिंग सीरीज के डेवलपमेंट के हवाले से, जो कि एग्जाम में इससे आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको एमसीक्यूज इस तरह से आएंगे कि नर्सिंग सीरीज की वो कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज है जहां पर नर्सेज जो प्रैक्टिस किया करते थे तो वो बगैर किसी नॉलेज के किया करते थे, उनके पास कोई नॉलेज जो है उन प्रैक्टिस के हवाले से नहीं हुआ करती थी। तो वो हमारे साथ साइलेंट नॉलेज स्टेज है हमारे साथ नर्सिंग थ्योरी की। इसी तरह से वो कौन सी नर्सिंग स्टेज थ्योरी है जहां पर नर्सिंग के हवाले से, नर्सिंग प्रैक्टिसेस के हवाले से नॉलेज जो है वो हासिल करना शुरू हुआ और उसके लिए जो थ्योरीज है, ठीक है, वो दूसरे डिसिप्लिन से जो है वो लिए गए ताकि जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूव किए जा सके। तो वो हमारे साथ रिसीव नॉलेज स्टेज है, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए आप लोग जब इसको याद करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से याद करेंगे जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो इन्हीं बातों को आप लोगों ने याद रखना है। अब आ जाते हैं मजीद आगे, वॉकर एंड इवेंट। वॉकर एंड इवेंट इन 1995 आइडेंटिफाई 4 लेवल ऑफ थ्योरी। वॉकर और इवेंट ने जो है 1995 में जो है थ्योरी के 4 लेवल को आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें एक हमारे साथ मेटा थ्योरी है, ठीक है, एक हमारे साथ जो है ग्रैंड थ्योरी है, एक हमारे साथ जो है मिडल रेंज थ्योरी है और एक हमारे साथ प्रैक्टिस थ्योरी है, ठीक है। तो ये असल में हमारे साथ थ्योरी की रेंज को बताती है, ठीक है। जो मेटा थ्योरी है इसको हम हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ सबसे एडवांस लेवल है थ्योरी की, ठीक है। ग्रैंड थ्योरी ये हमारे साथ दूसरे नंबर पर है, मिडल रेंज थ्योरी ये तीसरे नंबर पर है और प्रैक्टिस थ्योरी जो है ये हमारे साथ क्या है, ये चौथे नंबर पर है। तो इसको अब हम वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटा थ्योरी की। मेटा थ्योरी इज द हाईएस्ट of the theory. The fourth level of theory is defined by prefix meta, meaning change in position beyond या on a higher level or transcending refers to the body of knowledge about a field of study, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में मेटा थ्योरी के हवाले से बताया कि मेटा थ्योरी जो है ये असल में हमारे साथ थ्योरी की सबसे हाईएस्ट लेवल है, सबसे एडवांस लेवल है, मतलब फोर्थ लेवल है हमारे साथ थ्योरी की, ठीक है। मेटा का मतलब क्या है? मेटा का मतलब चेंज इन पोजीशन है, या बियॉन्ड है, या ऑन अ हायर लेवल, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेटा की मीनिंग है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रीफिक्स मेटा मीन, तो आपको चेंज इन पोजीशन दिया गया होगा, या बियॉन्ड दिया गया होगा, या ऑन अ हायर लेवल दिया गया होगा। तो आपने इसमें से एक को क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। जबकि थ्योरी का क्या मतलब है? थ्योरी से मुराद ये है कि किसी चीज़ के बारे में आप जब स्टडी करते हैं, आप नॉलेज रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। थ्योरी अबाउट थ्योरी। मेटा थ्योरी में हम क्या करते हैं? मेटा थ्योरी को इसलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्योरी कहते हैं क्योंकि इस थ्योरी में हम दूसरे थ्योरीज को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। दूसरे थ्योरीज के बारे में हमने इसमें क्या किया होता है? थ्योरी जो है डेवलप की होती है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्योरी कहते हैं। फोकस इज ऑन ब्रॉड इश्यूज। इसमें हम जो ब्रॉड इश्यूज होते हैं, ठीक है, ब्रॉड इश्यू से मुराद ये है कि हमारे साथ जो बड़े बड़े मसले होते हैं और जो ज़रूरी मसले होते हैं, ठीक है, तो उस पर हम क्या करते हैं? उस पर हम फोकस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्या करते हैं? मेटा थ्योरी के जरिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरे नंबर पर आता है ग्रैंड थ्योरी। ग्रैंड थ्योरी, इसको मैक्रो लेवल थ्योरी भी कहते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड मैक्रो लेवल थ्योरी। तो ग्रैंड थ्योरी को क्या कहते हैं? मैक्रो लेवल थ्योरी भी कहते हैं। मतलब यह है कि ये हमारे साथ मेटा थ्योरी के तीसरे नंबर पर है, ठीक है। मेटा थ्योरी फोर्थ नंबर पर है, फोर्थ मतलब हाईएस्ट लेवल पर है। ग्रैंड थ्योरी जो है ये हमारे साथ मेटा थ्योरी से थोड़ा लो एडवांस है, ठीक है, ज्यादा एडवांस नहीं है, तो इस वजह से इसको मैक्रो लेवल थ्योरी कहते हैं। कंपोज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इन रिलेशनशिप, ठीक है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से जो है इसको बनाया गया है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप एक पेशेंट को अभी इस टाइम डील कर रहे हैं, एक पेशेंट को आप केयर दे रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह से आप उनको केयर दे रहे हैं? आया वो आपकी केयर से सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं? आया आप अपनी केयर से सेटिस्फाई है या नहीं? तो इस तरह से चीज़ों को प्रैक्टिकली करके इस थ्योरी को क्या किया गया है? बनाया गया है, ठीक है। दिस फैसिलिटेट डिस्क्रिप्शन बट इज नॉट केपेबल ऑफ रिसर्च वेरिफिकेशन, ठीक है। इस थ्योरी में क्या किया गया है? इस थ्योरी में हम जो है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से वजाहत कर सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी को जो है हम रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब रिसर्च की वेरिफिकेशन हम इस थ्योरी के ज़रिए नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ज़रिए भी हम कुछ हद तक जो है ब्रॉड एरियाज को क्या करते हैं? उसको हम स्टडी करते हैं, और जो ब्रॉड प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो थ्योरी पेश की थी उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल थ्योरी कहते हैं। वर्जीनिया हेंडरसन ने जो है नीट थ्योरी पेश की थी, ठीक है। एफ जी अब्दुल्ला ने जो है 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स को क्या किए थे? उसने प्रपोज किए थे। इसी तरह से डोरोथी जॉनसन ने सिस्टम मॉडल को प्रपोज किया था। मार्था रोजर ने यूनिटरी ह्यूमन बीइंग थ्योरी को क्या की थी? पेश की थी। तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाए हुए हैं, जिसमें पूरा डिटेल जो है हर एक थ्योरिस्ट और थ्योरी के हवाले से मैंने उसको मेंशन किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अगर उन स्लाइड्स को आप स्टडी करें तो वो स्लाइड जो है आपके पूरे पेपर को कवर कर सकती है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे साथ आता है मिडल रेंज थ्योरी। मिडल रेंज थ्योरी में क्या है? कंपोज ऑफ लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्लोजली अलाइन टू ऑब्जर्वेबल रियलिटी, दस केपेबल ऑफ रिसर्च वेरिफिकेशन, ठीक है। मिडल रेंज थ्योरी असल में हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से इसको इतना ज़्यादा जो है नहीं बनाया गया, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को करके इसको जो है कंपोज नहीं किया गया है, बल्कि चीज़ों को जस्ट ऑब्जर्व करके, मुख्तलिफ इवेंट्स को ऑब्जर्व करके, उनकी ऑब्जर्वेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद इस थ्योरी को क्या किया गया है? प्रपोज किया गया है। और इस वजह से ये हमारे साथ
रिसर्च को, तो मैं ये कह रहा था कि मिडल रेंज थ्योरी जो है ये असल में हमारे साथ चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करके, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसके ज़रिए का मिडल रेंज थ्योरी जो है इसको कंपोज किया गया है। इसी वजह से इसके ज़रिए हम रिसर्च वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि वॉकर एंड इवेंट ने जो थ्योरी पेश की थी, जो 4 रेंजेस या 4 मॉडल या स्टेजेस ऑफ थ्योरी बताए थे, तो उसमें वो कौन सी रेंज थ्योरी है जो कि रिसर्च को वेरीफाई करने की काबिलियत रखती है, तो ये हमारे साथ मिडल रेंज थ्योरी कहलाती है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ कंसेप्ट इसमें हमारे साथ क्या है, ये मिडल रेंज थ्योरी लिमिटेड नंबर ऑफ कंसेप्ट पर मुश्तमिल है। मिडल रेंज थ्योरी आर सब्सटेंशियली स्पेसिफिक। जैसे कि इससे पहले हमने बात की थी कि हमारे साथ जो मेटा थ्योरी है और इसके अलावा जो दूसरी ग्रांड थ्योरी थी, तो वो ब्रॉड इश्यूज को क्या करती थी, बहुत सारे इश्यूज पर बात उसमें हुआ करती थी। लेकिन जो मिडल रेंज थ्योरी है, ठीक है, तो ये इसमें हम बहुत सारे मसाइल को डिस्कस नहीं करते, बल्कि इसमें हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि सोशल सपोर्ट हो गई, सोशल सपोर्ट के हवाले से हम बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से हम बात करते हैं कि हम किस तरह से लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बना सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन के हवाले से बात करते हैं कि हेल्थ को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, हेल्थ के हवाले से हम कैसे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो इन स्पेसिफिक मसाइल के हवाले से हम मिडल रेंज थ्योरी में क्या करते हैं, बात करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सब्सटेंटिवली मतलब स्पेसिफिक, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, बल्कि कुछ खास प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डोरोथी ओरियम ने जो मॉडल पेश किया था, ठीक है, सेल्फ केयर थ्योरी। सेल्फ केयर थ्योरी में बेसिकली यही बात बताई जा रही है कि आप अपने एक पेशेंट को कैसे इस काबिल बना सकते हैं कि वो खुद से अपनी केयर जो है वो कर सके, दूसरों को छोड़े, वो खुद से जो है अपना केयर जो है वो करने के काबिल हो जाए, और उनको जो है दूसरे लोगों की जो है उनकी ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरह से इडा जीन और लैंडो हो गई, ठीक है, डिलिबरेटिव नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी। तो ये क्या है, ये असल में हमारे साथ एग्जांपल है मिडल रेंज थ्योरी के। ठीक है, इसी तरह से जो लास्ट रेंज है हमारे साथ, इसको प्रैक्टिस थ्योरी कहते हैं। प्रैक्टिस थ्योरी इसको माइक्रो थ्योरी, प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरीज या सिचुएशन स्पेसिफिक थ्योरी इसको आप कह सकते हैं। ये इसके दूसरे सिनोनिम है। ठीक है, इन नामों से भी इस थ्योरी को याद किया जाता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि प्रैक्टिस थ्योरी को दूसरा नाम माइक्रो थ्योरी जो है, इसको दूसरा नाम से इसको याद किया जाता है, या प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी या सिचुएशन स्पेसिफिक थ्योरी के नाम से इसको याद किया जाता है। ठीक है, ये हमारे साथ ज़्यादा पेचीदा थ्योरी नहीं है। प्रोड्यूस स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, वही बात है कि इसमें मज़ीद हम क्या हो जाते हैं, मज़ीद हम स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ आ जाते हैं, और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस थ्योरी के ज़रिए उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्फेंट बॉन्डिंग एंड ऑन्कोलॉजी, पेन मैनेजमेंट को हम किस तरह से, पेन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो ये हमारे साथ स्पेसिफिक चीज़ें हो गई। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, बल्कि जो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, ख़ास ख़ास चीज़ों को ख़ास करके उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 लेवल है जो कि आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यूज़ में, एग्जाम में इससे एमसीक्यूज़ आएंगे, तो इसलिए फिर आप लोगों से मैं ये ना सुनूं कि सर आपने इसके बारे में हमें नहीं बताया था। समझ आ रही है आपको क्या नहीं? सर ये प्रैक्टिस वाली दोबारा बताइएगा प्लीज। प्रैक्टिस वाले के हवाले से मैंने आपको ये बताया कि इसका जो दूसरा नाम है, इसको माइक्रो थ्योरी के नाम से भी याद किया जाता है, प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी के नाम से भी इसको याद किया जाता है, और सिचुएशन स्पेसिफिक थ्योरीज के नाम से भी इसको याद किया जाता है। ठीक है, ये हमारे साथ कम्प्लेक्स जो दूसरी थ्योरीज की, मेटा थ्योरी और जो ग्रैंड थ्योरी थी, तो उसकी तरह से ये हमारे साथ कम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल थ्योरी है, क्योंकि इसमें हम
स्पेसिफिक चीज़ों को क्या करते हैं, डील करते हैं और एक टाइम पर एक काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इसमें हम मैनेज या डील नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से इसके हवाले से कहा गया है कि ये थ्योरी हमारे साथ लीस्ट कम्प्लेक्स है। लीस्ट कम्प्लेक्स से मुराद ये है कि ये इतनी ज़्यादा पेचीदा थ्योरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया है इन्फेंट बॉन्डिंग। इन्फेंट बॉन्डिंग किसे कहते हैं? इन्फेंट बॉन्डिंग से मुराद ये है कि बच्चों की अपनी मदर के साथ जो बॉन्डिंग होती है तो वो कैसी होती है, इनकी बॉन्डिंग कैसे इफेक्टिव होती है या नहीं। इसके अलावा पेन, पेन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, पेन को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, पेशेंट के प्रॉब्लम जो होते हैं जिसमें उनको पेन होती है तो उन पेन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो उसको कम करने के हवाले से हमने क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सो हाउ डू नर्सिस यूज थ्योरी इन एवरीडे प्रैक्टिस? नर्सिस किस तरह से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में थ्योरीज पर जो है प्रैक्टिस करते हैं या थ्योरीज पर अमल करते हैं। तो इस तरह से अमल करते हैं कि जब भी डेटा हासिल करते हैं पेशेंट के हवाले से तो उस डेटा को क्या करते हैं नर्सिस, उसको प्रॉपरली सीक्वेंस के साथ अरेंज करते हैं, ठीक है, ताकि दूसरे डॉक्टर जब राउंड पर होते हैं तो उनको स्टडी करने में फिर आसानी हो और उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अंडरस्टैंड पेशेंट डेटा, इसी तरह से नर्स जो है पेशेंट से वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को मुकम्मल तौर पर क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। उस डेटा के बारे में उनके पास क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके बारे में उनको पता होता है। एनालाइज पेशेंट डेटा, इसी तरह से पेशेंट से उन्होंने जो डेटा लिया होता है उस पर वो एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं अपने दूसरे हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ मेक डिसीजन अबाउट नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन के हवाले से डिसीजन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्लेन पेशेंट केयर, पेशेंट को जब केयर देते हैं तो उसके लिए बाकायदा एक प्रॉपर एनसीपी बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, मुकम्मल वो तमाम स्टेप जो है वो मेंशन करते हैं जो कि उन्होंने अपने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करने होते हैं। प्रेडिक्ट आउटकम ऑफ केयर, इसी तरह से फिर केयर देने के बाद उसकी इवाल्युएशन करते हैं कि हमने अपने पेशेंट को जो केयर दी थी तो आया इससे हमारे पेशेंट की सेहत पर जो है वो अच्छे असरात मुरतब हुए हैं या नहीं। अगर हुए हो तो गुड, अगर नहीं हुए हैं तो हम दोबारा से नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं और दोबारा से उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं और तब तक हम ये प्रोसेस जो है रिपीट करते हैं जब तक हमारे पेशेंट को जो है बेहतरी ना हुई हो, ठीक है। इसके साथ साथ इवालुएट पेशेंट आउटकम, वही बात है कि पेशेंट की जो आउटकम है उसकी हम क्या करते हैं, इवालुएशन करते हैं। एंड प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ केयर से मुराद ये है कि जो केयर प्लान हमने बनाई होती है तो उसके जो आउटकम है उसकी हम प्रेडिक्शन करते हैं कि आया इस केयर प्लान से हमारे पेशेंट को फाका हो जाएगा या नहीं, हमारे पेशेंट पर इससे जो है बेहतरी हमारे पेशेंट में आएंगी या नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन कहते हैं या प्रिडिक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका नर्सिंग थ्योरी का यूनिट नंबर 1 जो कि आप स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं।